हेलो दोस्तों। आज मैं आपके लिए लाई हूँ हाल ही में रिलीज़ हुई मिसेस फिल्म की एक्सप्लेनेशन। तो ये कहानी दिखाती है समाज की असलियत। एक लड़की की ज़िंदगी शादी के बाद कितनी बदल जाती है, उसे दूसरे नए घर में टहलने के लिए कितना समय लग जाता है। कुछ लड़कियां तो नए घर में एडजस्ट भी नहीं कर पाती। सच तो ये होता है कि हर बार लड़की ही क्यों एडजस्ट करे, ससुराल वाले भी तो उसे एडजस्ट कर सकते हैं, मगर ऐसा होता नहीं। तो ये कहानी है रिचा की, जो एक डांसर है और डांस करना उसकी हॉबी के साथ साथ उसका पेशा भी है, यानी वह एक डांस टीचर है। एक दिन दीपक और उसके घर वाले रिचा को देखने आते हैं। वो उसे पसंद करते हैं और बड़ी धूमधाम से शादी होती है। दीपक एक डॉक्टर था। उसके घर में उसके माता पिता रहते थे, यानी फैमिली छोटी ही थी, जिसमें अब रिचा भी आ गई थी। रिचा के ससुर जी थोड़े पुराने विचारों के ही थे। वो रिटायर्ड होने के कारण दिन भर घर पर ही रहते हैं। रिचा की शादी वाली रात अच्छे से बीतती है। अब उसकी आफ्टर मैरिज लाइफ शुरू हो गई थी। दूसरे दिन वो फ्रेश होकर किचन में जाती है तो देखती है सास शारदा काम कर रही थी। उसकी सास बहुत ही शांत थी। शारदा चटनी बना रही थी। तब रिचा कहती है, माँ मैं चटनी मिक्सर में पीसती हूँ। तब शारदा कहती है, नहीं बेटा, मिक्सर में चटनी बनती नहीं, चटनी तो सिलबट्टे पर पीसी जाती है और तुम्हारे पापा को भी सिलबट्टे वाली चटनी ही अच्छी लगती है। रिचा को यहाँ खाना बनाते हुए खाना चखने की आदत थी और रिचा सुबह सुबह पापा और दीपक को चाय देती है। तब दीपक उसके चाय में से आधी चाय रिचा को देता है। ये देख रिचा को बहुत अच्छा लगता है। अब रिचा माँ को दिन भर काम करता देखती है। रात में भी माँ किचन साफ कर रही थी। तब रिचा कहती है, माँ मैं साफ कर देती हूँ। मगर माँ कहती है, नहीं बेटा रहने दो, तुम सो जाओ, किचन ऐसा गंदा रखकर नहीं सोते, इसलिए मैं ठीक से साफ कर लूँगी। अब रिचा रूम में आती है। रिचा रूम में आते ही दीपक उसे अपनी ओर खींच लेता है और रिचा मना करने पर भी रिचा के साथ ज़बरदस्ती करता है। रिचा को दीपक का ये रवैया बिल्कुल पसंद नहीं आता। उसे दीपक पर गुस्सा आता है। शारदा रात में 12 बजे सोती है और सुबह 6 बजे ही उठ जाती है और काम पर लगती है। उठकर वो पति के लिए अजवाइन का पानी रखती है। यहाँ तक कि वो उसकी चप्पल भी बेड के पास रखती है। उसके कपड़े, यानी हर छोटी मोटी चीज़ें जो वो खुद ले सकता था, मगर ये सब शारदा रखती है, मानो वो कोई गुलाम हो उसकी और उसका पति कोई शहंशाह। शारदा जब किचन में आती है तो रिचा भी काम करने किचन में चली आती है। इधर दीपक सुबह टेनिस खेलने चला जाता है। पापा अखबार पढ़कर घर के नौकर से मालिश करवा लेते हैं। अब रिचा किचन में काम कर रही थी। तब दीपक उसे आवाज़ देकर कहता है, मेरे कपड़े कबर्ड से निकाल कर दो। तब वो कहती है, अब पहना भी दो क्या, क्योंकि दीपक कबर्ड से सिर्फ 2 कदम की दूरी पर था। वो अपने कपड़े खुद से ले सकता था, मगर वो किचन में काम कर रही रिचा को आवाज़ देता है। अब नाश्ते के लिए पापा और दीपक दोनों बैठते हैं। रिचा रोटी परोसती है। तब पापा उसे डांटते हैं और कहते हैं, लेफ्ट हैंड से नहीं, लेफ्ट हैंड से तो हम भिखारी को भीख भी नहीं देते। यानी ये पापा बहुत ही अलग सोच के थे। रिचा माँ से कहती है, माँ आप बैठकर खाना खाइए। तब पापा कहते हैं, उसे कौन सा क्लिनिक जाना है, खा लेगी बाद में। अब माँ कहती है, जाओ रिचा फूल के लेकर आओ। तभी पापा चाय मांगते हैं। रिचा चाय लाती है और दीपक को भी चाय देती है। रिचा को लगता है दीपक आज भी चाय शेयर करेगा, मगर ऐसा होता नहीं। पापा खाना खाकर टहलने जाते हैं। माँ खाने के बाद पापा की चप्पल भी दरवाजे के बाहर रखती है, यानी ये किस हद तक की गुलामी थी। अब माँ और रिचा टेबल साफ कर कर खाना खाने बैठते हैं। तभी रिचा की फ्रेंड का वीडियो कॉल आता है, जो एक डांस टीचर ही थी। वो रिचा को रिहर्सल के लिए बुला रही थी, मगर रिचा ससुराल वालों को कैसे मनाए ये सोचती है।
अब शारदा को उसकी बेटी का कॉल आता है, जो विदेश में रहती थी उसके पति के साथ। अब वो प्रेग्नेंट थी, तो उसका ख्याल रखने के लिए वो शारदा को बुला रही थी। तब ऋचा कहती है, आप जाइए माँ, मैं घर संभाल लूँगी। अब शारदा विदेश जाने की तैयारी करती है। बेटी और दामाद के लिए बहुत कुछ बनाने लगती है, जैसे अचार, चूड़ा, इन सब में ऋचा भी उसकी मदद करती है। ऋचा भी ये सब सीख रही थी। अब 2-3 दिन में ही शारदा घर की जिम्मेदारी ऋचा पर डालकर निकल जाती है विदेश। अब दूसरे दिन सुबह ऋचा पापा के लिए चाय बनाकर लाती है। तब पापा कहते हैं, मैं सुबह सुबह चाय नहीं पीता। शारदा मुझे अजवाइन का पानी देती है। अब ऋचा पापा को अजवाइन का पानी देकर नाश्ते की तैयारी करती है। नाश्ता यानी इनके घर का सुबह का खाना ही था। अब ऋचा सिलबट्टे पर चटनी पीसती है, मगर उसकी आँख में चटनी जाती है। जल्दी जल्दी में ऋचा मिक्सर में चटनी पीसती है। मिक्सर की आवाज़ पापा सुन लेते हैं, मगर कुछ कहते नहीं। ऋचा बहुत जल्दी जल्दी खाना बनाती है और दोनों को देती है। पापा कहते हैं, चटनी मिक्सर में बनाई है ना, सिलबट्टे पर हाथ जलते हैं। मुझे दही दे दो, मैं चटनी नहीं खाऊंगा। अब दीपक कहता है, रोटी क्यों बनाई, फुलके बनाओ ना। वो उसके लिए फुलके बनाकर लाती है। अब दीपक काम पर चला जाता है और ऋचा सारे गंदे बर्तन धोती है और थोड़ा चिल करने के लिए एयरबड लगाकर गाना सुनने लगती है। खुद के वीडियोस देखती है। तभी घर का नौकर आता है और कहता है, पापा ने मटन मंगाया था, आप बिरयानी बना दो और दोपहर के खाने की तैयारी करने का सामान लाया हूँ। बेचारी सुबह से काम ही कर रही थी, अभी तो चैन की सांस ले रही थी, तभी फिर से काम आ गया था। अब वो सोचती है दोपहर के खाने में टाइम है, तो वो किचन में ही डांस करते हुए खाने की तैयारी करती है। तभी पापा घर के बाहर जा रहे थे। वो चप्पल देने के लिए ऋचा को आवाज़ देते हैं, मगर ऋचा तो एयरबड लगाकर नाच रही थी। बहुत आवाज़ देने पर ऋचा नहीं आती, तो पापा दरवाजे के पीछे से चप्पल खुद ही ले लेते हैं। ये तो वो पहले भी कर सकते थे, मगर नहीं, इतनी सी बात पर भी वो ऋचा को आवाज़ दे रहे थे। अब वो किचन में आकर ऋचा को देखते हैं, जो नाचते हुए दोपहर के खाने की तैयारी कर रही थी। ऋचा पापा को देखकर स्टैचू ही बन जाती है। पापा कुछ कहते नहीं, बस दरवाज़ा जोर से पटक कर बाहर चले जाते हैं। अब इधर क्लिनिक में दीपक को भूख लगी थी, मगर टिफ़िन आया नहीं था। पापा को भी दोपहर के खाने में देर हो गई थी। पापा से ऋचा कहती है, पापा मीट पकने में देर लग गई, माफ़ करना। तब पापा कहते हैं, ये क्या बनाया, कुकर में बिरयानी नहीं बनती, ये तो पुलाव बन गया है। बिरयानी तो पतीले में धीमी आंच पर पकती है। जैसे तैसे वो खाना खाते हैं और शाम में दीपक आकर ऋचा को डांटता है, कहता है 12 घंटे क्लिनिक में पेशेंट चेक करता हूँ, कम से कम ठीक से सही टाइम पर खाना डिज़र्व तो करता हूँ या नहीं। ऋचा उसे कहती है, बिरयानी लगा दो क्या, दोपहर की है। वो कहता है, नहीं, फुलके बनाओ। इधर पापा माँ से कहते हैं, क्या तुम भी तुम्हारे असिस्टेंट को बिरयानी तक सिखा नहीं पाई, पुलाव बनाया था आज उसने। यानी देखो, ये इंसान शारदा और ऋचा को घर की नौकर ही समझता था, बहू भी तो बोल सकता था, मगर नहीं। अब ऋचा रात का खाना बनाने में लग जाती है। इधर पापा ऋचा की शिकायत कर रहे थे कि वो ठीक से साफ सफाई भी नहीं करती। अब ये सब शारदा ऋचा से कॉल पर कहती है। दूसरे दिन ऋचा जल्दी उठकर 2 घंटे सफाई करती है। बाद में यूट्यूब में देखकर बड़ी अच्छी से बिरयानी बनाती है। बिरयानी बनाने के लिए वो बहुत ज़्यादा मेहनत करती है और पापा को दोपहर के खाने में बिरयानी परोसती है और पूछती है कि पापा बिरयानी कैसी हुई, मगर पापा कुछ बोलते ही नहीं। मगर बिरयानी अच्छी हुई थी, क्योंकि पापा ने उसे बीच में टोका नहीं और कुछ टॉन्ट भी नहीं मारा था। ऋचा को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि पापा ने उसकी तारीफ नहीं की थी। वो नाराज़ होती है। अब दीपक को टिफ़िन भेजकर वो खुद खाना खाती है और बर्तन धोने लगती है। तभी बेसिन जाम हो गया था।
ऋचा वैसे ही गंदे पानी में हाथ डालकर बेसिन साफ करती है। ऋचा को घिन आ रही थी मगर वो वैसे ही साफ कर देती है। अब शाम में दीपक घर आता है। ऋचा की वो भी तारीफ नहीं करता। दीपक को भी ऋचा के मन की कोई पड़ी ही नहीं थी। आज भी रात में वो फुल्के और कड़ी की ऑर्डर देता है। ऋचा खाना बनाने में लग जाती है। तभी उसके माँ का कॉल आता है। ऋचा कहती है, माँ, ये लोग एक नौकरानी भी नहीं रखते, सारा काम अकेले करना पड़ता है। मैं थक जाती हूँ दिन भर। खाना भी बहुत बच जाता है। मुझे ही बासी खाना खाना पड़ता है, नहीं तो डस्टबिन में फेंकना पड़ता है। माँ कहती है, तुझे अंदाज़ा नहीं है, खाना कम बनाया कर। ऋचा माँ पर ही चिल्ला देती है। अब रात में सब काम कर कर थक कर वो सोने जाती है मगर यहाँ ऋचा की मर्जी के सिवा ही दीपक उससे के साथ ज़बरदस्ती करता है। यहाँ दीपक को ऋचा के सिर्फ शरीर से प्यार है, ऐसा लगता है। वो ऋचा से कभी दो प्यार भरे शब्द भी नहीं बोलता। अब दूसरे दिन सुबह ही ऋचा सारा काम कर लेती है और बर्तन धोते हुए वो देखती है कि बेसिन का पाइप लीक हो रहा है और गंदा पानी फर्श पर जमा हो रहा था। ऋचा पानी जहाँ से टपक रहा था वहाँ पर बकेट लगा देती है। आज वो जल्दी से काम खत्म कर कर अपनी सहेली कुंदा से बात करती है। तब वो कहती है, ऋचा, तू बहुत बिजी हो गई, 4 हफ्ते से कॉल कर रही हूँ, तू है कि कॉल रिसीव ही नहीं कर रही। अपने कंपटीशन की चालू होने वाले हैं। अगर हम जीत गए तो हमें डायरेक्ट कोरियोग्राफर की ऑफ़र मिलेगी। तू भी आ जाना रिहर्सल को। ऋचा को पता था कि वो नहीं जा पाएगी क्योंकि उसका पूरा दिन काम में ही गुजर जाता है। अब ऋचा देखती है कि कुंदा बैठी है और उसका पति उसके लिए खाना बना रहा है। इतने प्यार से रह रहे थे दोनों, मगर दीपक ऐसा नहीं था। वो 2 प्यार भरे शब्द भी ऋचा से नहीं करता था। ऋचा कुंदा को ब्लॉक कर देती है क्योंकि अब वो डांस रिहर्सल के लिए टाइम निकाल नहीं सकती थी, क्योंकि घर वाले परमिशन देंगे ऐसा ऋचा को लगता नहीं। और कुंदा उसे कॉल कर कर परेशान करती थी। अब ऋचा ने दीपक को प्लम्बर भेजने के लिए मैसेज किया था मगर दीपक ने मैसेज सीन तक नहीं किया। ऋचा वॉशिंग मशीन में कपड़े धोती है। तभी पापा आ जाते हैं और कहते हैं, मशीन में तो पसीने के दाग भी नहीं निकलते, तुम कपड़े हाथ से ही धो लो। शारदा हाथ से ही कपड़े धोती है। अब ऋचा कपड़े हाथ से ही धोने लगती है। रात में दीपक जब घर आता है तो ऋचा कहती है, कुंदा का कॉल आया था, मैं रिहर्सल चालू करूँ क्या? तब वो कहता है, डांस तुम्हारी हॉबी है, उससे थोड़े ही पैसे मिलते हैं। ऋचा कहती है, हॉबी नहीं, वो मेरा पेशा भी है। मैं पहले भी डांस टीचर का काम करती थी, थोड़ा वक्त दूंगी तो पैसा भी मिल जाएगा। दीपक ऋचा पर गुस्सा होता है, कहता है, दिन भर क्लिनिक में पेशेंट चेक करता हूँ, थक जाता हूँ और तुम हो कि घर आते ही दिमाग खाने लगती हो। अब रात में ऋचा किचन साफ कर रही थी। तब वो देखती है कि बेसिन के पाइप से गंदा पानी ज़्यादा ही बकेट में जमा हो रहा था। तब दीपक रूम से ही उसे कॉल कर कर पूछता है, काम हो गया क्या? वो कहती है, नहीं, बर्तन अभी बाकी है। वो किचन की साफ सफाई कर कर हॉल में ही सोफे पर सो जाती है क्योंकि उसको दीपक के पास जाने का भी मन नहीं था। अब अगले दिन सुबह ऋचा दीपक से कहती है, मेरे पीरियड आए हैं। तब वो कहता है, ठीक है, तुम किचन में मत जाना, चाय नाश्ते का मैं देखता हूँ, तुम बस आराम करो। अब दीपक चाय नाश्ता बाहर से मंगवाता है और क्लिनिक से एक औरत भेजता है जो घर के सब काम करती है। ऋचा कमरा साफ कर रही थी। तभी वो औरत कहती है, रहने दो दीदी, वैसे भी इस घर के औरतों को सिर्फ इस 5 दिन में ही आराम मिलता है। ये लोग पीरियड को गंदा समझते हैं इसीलिए। अब ऋचा कहती है, काम वाली मिलेगी क्या? औरत कहती है, इस घर में काम वाली भी टिकती नहीं, बहुत किटपिट करते हैं बाप बेटे। अब वो औरत घर का काम करती है और ऋचा अपने डांस वीडियो देखती है। वो सोचती है बाहर निकलना होगा। ऋचा बैठे बैठे एक डांस अकेडमी में टीचर के पोस्ट के लिए अप्लाई करती है। इधर 4 दिन से उस औरत के हाथ से नाश्ते में पोहा उपमा खाकर ये दोनों बाप बेटे बोर हो गए थे
क्योंकि इन्हें तो नाश्ते में भी टेस्टी खाना ही खाने की आदत थी। जैसे तैसे 5 दिन बीत जाते हैं और ऋचा फिर से काम पर लग जाती है। सुबह पापा को खाना देते हुए वो पूछती है, मैं जॉब कर लूँ क्या? तब पापा कहते हैं, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। नाच गाना कर कर क्या कमाई करोगी? हमारे घर की इज्जत का सवाल है। कहीं मत जाना, घर पर ही रहो। अब पापा के जाने के बाद दीपक कहता है, कहीं पर अप्लाई मत करो। अगर प्रेग्नेंट हुई तो प्रेगनेंसी में ये जॉब छोड़नी ही तो पड़ेगी, तुम रहने ही दो। ऋचा नाराज़ होती है। अब रात में खाने पर आते हैं बिल्लू जी और उनकी वाइफ बीनी। सब लोग अलग अलग ऑर्डर देते हैं, हॉट कॉफ़ी, कोल्ड कॉफ़ी, और बिल्लू जी कहता है शिकंजी। ऋचा सब बनाकर लाती है। तब तक सब लोग शराब पीने लग जाते हैं। ऋचा ट्रे लेकर आती है, तब बीनी कहती है, उसने लाया है, वो पी लो पहले। बिल्लू कहता है, देखो ये शिकंजी का टेस्ट तो नींबू पानी के जैसा ही आ रहा है, दो अलग होते हैं ऋचा जी। बीनी कहती है, ये कोई ढाबा नहीं है, पी लो चुपचाप। बिल्लू कहता है, देखा दीपक, बीवी कमाऊ हो तो ऐसे रोब झाड़ती है। अब पापा कहते हैं खाना खाने का। तब ऋचा कहती है, मैंने खाना बना लिया है। मगर बिल्लू कहता है, नहीं, मैं तो मटन बनाऊंगा और सबको खिलाऊंगा। ऋचा को गुस्सा आता है। वो चुप थी। वो बिल्लू मटन बनाता है और किचन की हालत कूड़े जैसी कर देता है। सब मटन खाकर रूम में सोने जाते हैं। बेचारी ऋचा को वो सब साफ करने में बहुत समय लगता है। अब दूसरे दिन ऋचा बाप बेटे के लिए अच्छा सा नाश्ता और लंच बनाती है और डिनर की कुछ तैयारी कर कर इंटरव्यू के लिए निकलती है। मगर पापा आ जाते हैं। कहते हैं, कहाँ जा रही हो? वो कहती है, आज भी इंटरव्यू है। तब पापा कहते हैं, मैंने उस जॉब के लिए मना किया था ना। अब ऋचा उन्हें मनाने की बहुत कोशिश करती है, मगर वो ऋचा की बातों को इग्नोर करते हैं और कहते हैं, तुम्हारी सास शारदा एमए इकोनॉमिक्स है, मगर उसने घर गृहस्थी संभालना पसंद किया और अपना घर परिवार ही संभालने लगी। अब ऋचा रोती हुई आती है किचन में। यहाँ उसकी बात सुनने वाला कोई भी नहीं था। उसे समझाने वाला, सपोर्ट करने वाला पति चाहिए था, मगर दीपक तो अलग ही था। अब एक दिन ऋचा और दीपक कुंदा के घर डिनर के लिए जाते हैं। यहाँ दीपक अपनी प्लेट उठा रहा था। तब ऋचा हंसते हुए कहती है, अरे वाह, यहाँ तो तुम बड़े हेल्पफुल बन रहे हो। घर पर तो किचन में आते तक नहीं। पापा के साथ खाते हो, उठ जाते हो, उनके हाँ में हाँ मिलाते हो। तुम्हें तो बीवी नहीं, नौकरानी ही मिल गई मेरे रूप में। बस काम करवाओ और रात में मज़े करो। दीपक कहता है, मेरे क्लिनिक में दिन भर मैं काम करता हूँ, वहाँ तुम्हें तो नहीं बुलाता। वो कहती है, मैं भी तो जॉब कर कर पैसा कमाना चाहती हूँ, मेरी भी कुछ ख्वाहिशें हैं, पर तुम नहीं सुनते। ऋचा ये सब वाइन के नशे में कह रही थी। दीपक उसे कहता है, तुम यहाँ मेरी इंसल्ट करने लाई हो क्या? अब घर आकर भी वो मुंह फुलाकर बैठ जाता है। ऋचा उसे बहुत मनाती है, वो मानता है। और अब सुबह वो क्लिनिक के लिए जा रहा था, तो वो कहता है, पापा का बर्थडे आने वाला है, हमें तैयारी करनी होगी। और वो जाते जाते ऋचा को खींचता है। ऋचा कहती है, मुझे तुमसे कुछ फीलिंग नहीं आती, तुम सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए ये सब करते हो। तुम्हें मेरी फीलिंग की तो कुछ कदर ही नहीं, बस कभी भी शुरू हो जाते हो। तब दीपक कहता है, एक तो तुम्हारे शरीर से किचन की बदबू आती है और शक्ल देखिए आईने में, घिन आती है मुझे। इतना कहकर वो चला जाता है। दीपक ने अभी भी प्लम्बर नहीं बुलाया था और बकेट में पानी जमा ही हो रहा था। ऋचा ने जहाँ से पानी टपक रहा है वहाँ बकेट लगा दी थी और उस पाइप पर भी बहुत से कपड़े लपड़े थे, मगर फिर भी पानी रुक नहीं रहा था। अब घर में दीपक की बुआ जाती है और वो ऋचा को आते ही बहुत से ताने कसती है। वो ऋचा से कहती है, तुम्हारी सास नहीं है तो अब उसकी ड्यूटी मैं करने आई हूँ। अब करवा चौथ है कल, तो उसकी तैयारी मैं कर देती हूँ। ठीक नहीं लग रहा, किचन जितना साफ हो उतना ही अच्छा लगता है, कितना गंदा कर कर रखा है ये। अब ऋचा सबको खाना देती है। तब खाना खाते हुए पिताजी करवा चौथ पर लेक्चर देने लग जाते हैं। ठीक से व्रत करने को ऋचा से कहते हैं। दूसरे दिन करवा चौथ का व्रत था। ऋचा और बुआ जी व्रत करते हैं। अब बुआ को बीपी का प्रॉब्लम था।
सुबह से कुछ ना खाने की वजह से उन्हें चक्कर आ रहे थे। तब ऋचा कहती है, बुआ जी कुछ खा लीजिए, कुछ नहीं होगा व्रत एक साल ना करने से। तो बुआ ऋचा पर बहुत ज़्यादा भड़क जाती है, उसे बहुत भला बुरा सुनाती है और ऋचा से कहती है, तुम नहीं समझोगी इस व्रत के मायने। अब रात में ऋचा खाना बना रही थी, तभी बुआ जी आती है और कहती है, रात में मटर पनीर बनाना है। तुम्हारी सास कह रही थी तुम्हें खाना बनाते बनाते खाते रहती हो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम पनीर पनीर खा लो और मटर ही रह जाए मटर पनीर में। ये सुन ऋचा को बुरा लगता है। रात में बुआ जी ऋचा का सोशल मीडिया का अकाउंट पापा को दिखा रही थी। पापा वीडियो देखते हैं। तभी दीपक ऋचा के पास आता है और कहता है, तुम्हारा अकाउंट प्राइवेट क्यों नहीं है, अभी के अभी प्राइवेट करो अकाउंट को। उसे ऋचा उसकी बात को सुनती नहीं और बंद नहीं करूंगी ऐसा कह देती है, जिसे दीपक उसे थप्पड़ मारता है। अब रात में वो सब रस्में कर जैसे तैसे व्रत तोड़ती है। इस व्रत के पीछे ना कोई प्यार था ना जज्बात, बस एक फॉर्मेलिटी थी। अब जल्द ही पापा का बर्थडे आता है। सब लोग बर्थडे सेलिब्रेशन करते हैं, मगर ऋचा बेचारी नौकरानी बनकर रह जाती है। हर किसी की फरमाइशें पूरी करने में लग जाती है और फरमाइशें पूरे करते करते थक गई थी। वो बैठ जाती है एक जगह। तब इधर बर्थडे पार्टी में बिल्लू दीपक से कहता है, दीपक ये देख तेरी बीवी ऐसे नाचती है। बिल्लू दीपक को चिढ़ाता है। ये देख दीपक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो किचन में आकर ऋचा पर चिल्लाता है, मगर ऋचा उसे इग्नोर करती है। वो कहता है, डांस वीडियो डिलीट कर दो सोशल मीडिया से। वो कुछ नहीं कहती। तभी वहाँ घर का नौकर आता है और ऋचा से कहता है, भाभी जी शिकंजी बनाओ। अब ऋचा का गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। बेसिन के नीचे जो बकेट लगाई थी वो भी भरकर पानी फर्श पर गिर रहा था। ऋचा बकेट का पानी ग्लास में भरकर बाहर भेज देती है। कहती है, लो पी लो शिकंजी। ये बदतमीजी देख दीपक और पिताजी किचन में आते हैं। दीपक को चिल्लाता देख ऋचा गंदा पानी उस पर ही फेंक देती है और गुस्से से मायके चली जाती है। इधर घर पर उसके माँ पापा ऋचा को ही समझाते हैं। उन्हें उसके ससुराल वालों से माफ़ी मांगने कहते हैं। ऋचा को लगता है मेरी तो कोई गलती ही नहीं, फिर मैं माफ़ी क्यों मांगूं। ऋचा और ज़्यादा नाराज़ होती है। तभी उतने में ऋचा का भाई बाहर से आता है और माँ से पानी मांगता है। माँ कहती है, ऋचा जाओ तुम भी पानी पी लो और तुम्हारे भाई को भी दो। इस बात से ऋचा और ज़्यादा गुस्सा होती है। कहती है, तुम जैसे माँ बाप ने ही अपने बेटों को बिगाड़ रखा है। मैं बेटी हूँ और ये बेटा, इसीलिए पानी मैं खुद लूँ और इसे मैं भी दूँ। ये सुन माँ और पापा चुप हो जाते हैं। अब कहानी कुछ महीने बाद जाती है, जहां हम देखते हैं दीपक की दूसरी शादी हो गई थी, यानी उन्हें और एक नई नौकरानी मिल गई थी। मगर ऋचा वैसे नहीं थी। वो अपने सपनों को पूरा करती है, एक डांस एकेडमी खोलती है और सुकून महसूस करती है, क्योंकि वो खुद को आज़ाद समझ रही थी। अब इस कहानी से तो हमें समाज में दो तरह की औरतों की सच्चाई दिखती है। एक शारदा जैसी, जो काबिलियत होकर भी दबी रहती है और गृहस्थी संभाल कर ही सब कुछ सहन करती है, और दूसरी ऋचा जैसी, जो इसे विरोध करती है और खुद की जिंदगी, खुद के सपने पूरे करती है, ऐसे ससुराल वालों से छुटकारा लेती है, खुद को आज़ाद समझती है। दोस्तों, मुझे तो ये स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद आई। इसमें जो रोल और जो थीम थी वो भी गजब की थी। बेसिन के गंदे पानी से भर रही बकेट यहाँ ऋचा के दिल को दर्शाती है। वह बकेट गंदे पानी से भर रही थी, यानी ऋचा का दिल भी दीपक और उसके घर वालों से नफरत से भर रहा था। दीपक का रवैया और ऋचा की इंसल्ट करता था, जिससे दीपक के लिए ऋचा के मन में गंदगी भरती चली गई और एक दिन बकेट भरकर पानी नीचे गिर रहा था। तब ऋचा का दिल भी गुस्से से भरकर पूरा टूट गया था। इसीलिए वो लास्ट में गंदे पानी की बकेट दीपक पर फेंक देती है। यहाँ उस लीक हो रहे पाइप पर भी ऋचा ने कपड़ा बांधकर उसे रोकने की कोशिश की, यानी उसने वहाँ पर एडजस्ट करने की बहुत कोशिश की, मगर उसके दिल में गुस्सा भरता चला गया और बकेट की तरह उसका दिल गुस्से से भरकर टूट गया था और सब कुछ खत्म हो गया था।